हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो पादप वाला हम लोग पढ़े थे, पादपों का वर्गीकरण वाले में, उसमें हमने 30 सवाल हम लोगों ने उसमें किए थे। आज जो है 30 सवाल और होंगे। 30-60 सवाल अगर आप ये कर लेते हैं तो पादप के वर्गीकरण से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को कर लेंगे। अब देखिए, उस वाले में मैंने क्या किया था कि आपको इसके बारे में बताया था। मैं फिर से आपको एक बार इसके बारे में, इस स्ट्रक्चर के बारे में बता दे रहा हूँ कि उससे क्या होगा कि आपको इन सवालों को जो मैं कराऊंगा आपको करने में आसानी होगी। ठीक है, तो अगर आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। पहले एक बार इसका पूरा मैं समरी आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले पादपों का वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण का प्रयास किया था और उस आधार पे वो नामकरण भी किए थे। तो नामकरण और वर्गीकरण का वैज्ञानिक तरीका सबसे पहले जो थे वो कैरोलस लीनियस द्वारा ही किया गया था। उन्होंने क्या किया था कि किसी भी जीव को बांटने के लिए उन्होंने क्या किया कि उसको 6 भागों में उन्होंने बांट दिया था। उसके संघ था, वर्ग था, गण था, कुल था, वंश था और जाति थी। सबसे छोटी जो होगी यूनिट वो जाति थी। इसमें उन्होंने बांट दिया और नामकरण भी किया। और उस ज़माने में उन्होंने 6000 प्रजातियों को उन्होंने बांटा था। और यह बांटा था उन सबसे पहले उन्होंने 1753 में। ये भी जान लीजिए, सन जो था 1753 में। और उनकी बुक थी स्पीसीज प्लांटम, उस बुक में इन्होंने इसको दिखाया था। उसके बाद ओस्वाल्ड टिपो ने पादप वाला वर्गीकरण किया। तो इसमें हम केवल पादप का पढ़ेंगे, अगले वाले में जंतु के बारे में पढ़ेंगे। तो पादपों को उन्होंने सबसे पहले ओस्वाल्ड टिपो ने बांटा। उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को 2 भागों में बांटा। एक थे थैलोफाइटा, एक थे एम्ब्रोयोफाइटा। थैलोफाइटा वे थे जिनमें भ्रूण नहीं बनता है, यानी जिन पौधों में जनन भ्रूण के द्वारा नहीं होता है उनको कहा गया थैलोफाइटा। और जिनमें भ्रूण बनते थे उनको, उन पौधों को एम्ब्रियोफाइटा कहा गया। उन पौधों को एम्ब्रियोफाइटा कहा गया। थैलोफाइटा में शैवाल, कवक और जीवाणु थे। ठीक है, और ये सरल जीव थे। इनमें क्या था, प्रथम 7 तक यानी साइनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, फियोफाइटा और रोडोफाइटा, ये 7 जो ऊपर के थे ये शैवालों के लिए थे। और जीवाणु के लिए केवल इसमें एक था स्थान, साइजोमाइकोफाइटा। और कवकों के लिए 2 था, मिक्सोफाइटा और यूमाइकोफाइटा। इनको 2 वर्गों में, और जबकि जीवाणु को 1 वर्ग में, और शैवालों को 7 वर्गों में रखा गया। ये थे थैलोफाइटा ग्रुप। ठीक है, इसमें एक कोशिकीय भी थे और बहु कोशिकीय भी थे। जैसे जीवाणु एक कोशिकीय ही है। उसके बाद एम्ब्रियोफाइटा में 2 भाग थे। एक को कहा गया ब्रायोफाइटा, दूसरे को कहा गया ट्रेकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा वे पौधे होते हैं, ग्रुप में आते हैं वही जीव जिनमें सामान्य उत्तक एवं वास्तविक जड़ों का अभाव होता है। यानी सामान्य उत्तक का मतलब जाइलम और फ्लोएम इनमें नहीं होते हैं, और जड़ के स्थान पे मूलाभास होते हैं, यानी ये उसके द्वारा खींचते हैं खनिज एवं जल को। जड़ नहीं होते हैं ये, और ये नम स्थानों पर मिलते हैं। और थैलोफाइटा जो होते हैं ये प्रथम ऐसे पौधे हैं जो स्थल पे उगे हैं। अर्थात ये नम स्थान पे तो होते हैं लेकिन स्थल पे होते हैं, यानी नमी वाले जगहों पे ये फैलते हैं। इनको बढ़ने के लिए हमेशा नमी चाहिए, इसलिए इनको वनस्पति का उभयचर भी कहा गया है। इनको ब्रायोफाइटा को। ये होते हैं लीवरवर्ट, जिसको हिपैटिसी भी कहा गया है, मसाई एवं इंथोसीरोटी कहा गया। इनके ये 3 होते हैं वर्ग। इनमें जान लीजिए मुख्यतः कौन कौन से उदाहरण हैं। इनका उदाहरण है रिक्सिया, मार्केशिया एवं फ्यूनेरिया। ये जीव आते हैं, ये ज़मीन पर तेज़ी से बढ़ते हैं। ये प्रथम ऐसे पौधे हैं जो ज़मीन पर बढ़े हैं। ये ट्रेकियोफाइटा में इधर 3 ग्रुप होते हैं, जिसको कहते हैं साइक्लोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और स्फिनोप्सिडा। ये 3 जो होते हैं इनके बारे में उतना नहीं आता है। चौथा जो होता है इसमें, जिसको टेरोप्सिडा भी कहा गया, ट्रेकियोफाइटा में चौथा वाला, इनसे कुछ सवाल आते हैं। ट्रेकियोफाइटा का सबसे बड़ा जो गुण होता है, सामान्य उत्तक, जड़ एवं पत्तियां इनमें होती हैं। और ट्रेप्सिडा को
टेरोप्सिडा को 3 भागों में बांट दिया गया। एक को कहा गया फिलिसीनी यानी टेरियोफाइटा, एक को कहा गया जिम्नोस्पर्म जिसको अनावृत्ति बीजी कहा गया, एक को कहा गया एंजियोस्पर्म यानी आवृत्त बीजी। ये 3 भागों में बट गए। टेरिडोफाइटा वे होते हैं जीव जो पुष्पहीन होते हैं, जिनमें पुष्प नहीं होता है और इनको निषेचन के लिए जल चाहिए, इनमें बीज का निर्माण नहीं होता है, जैसे फर्न, एजोला, एबिसिनिया एवं मार्सेलिया। एजोला जो होता है इसी में करता है एक कवकवास जिसको एनाबीना एजोली भी कहा गया है, इसी में ये जो खाद के तौर पे इस्तेमाल होता है। जिम्नोस्पर्म वे होते हैं जिनमें बीज बनते हैं, बीज वाले दोनों होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये क्या होते हैं जिनको अनावृत बीजी भी कहा गया है। इनमें बीज जो होते हैं उन पे आवरण नहीं होते हैं, इनमें परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है और जीवों द्वारा नहीं होती है। आर्थ्रोपोडा ग्रुप के जो कीट होते हैं उनके द्वारा नहीं होती है, क्योंकि इनमें पुष्प नहीं होते हैं या पुष्प भी होते हैं तो विकसित नहीं होते हैं। इसका मतलब उदाहरण है साइकस, चीड़, सिकोया, देवदार, फर एवं स्प्रू। जबकि एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये पुष्प वाले पौधे हैं, इनमें पूर्ण रूप से विकसित पुष्प मिलते हैं। तो जितने भी अगर आप पुष्प वाले पौधे देखते हैं तो ये आवृत्त बीजी होते हैं और इनमें फल भी बनते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। इनके बीज क्या होते हैं बंद, और इनके जनन अंग जो होते हैं पुष्प ही होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक बीजी और एक कहते हैं द्विबीजी, यानी एक को एक बीज पत्री जबकि दूसरे को द्विबीज पत्री कहा गया। द्विबीज यानी 2 हों फलियां उसमें, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, ये फोड़ेंगे तो 2 आ जाएंगे बाहर। एक बीज एक ही होगा। इनके उदाहरण हैं एक बीज पत्री के, हमेशा इसे याद करें, लहसुन, प्याज, गन्ना, गेहूं, जौ, खजूर, मक्का, चावल, बांस, ताड़, नारियल, सुपारी, जायफल, ज्वार, बाजरा और केला। द्विबीज में सरसों, कपास, गुड़हल, सूरजमुखी, दलहनी, तिलहनी फसलें सभी। दाल वाले में आपका चना है, मटर है, अरहर है, ये सब आती हैं। तेल वाले में तीसी हो गया, सरसों होगा, ये सब आते हैं इसमें। बादाम, काजू, साइट्रस फ्रूट यानी नींबू हर के समस्त पौधे, बादाम, काजू हो गया, सेब, मेहंदी, टमाटर, धनिया, जीरा, सौंफ, अमरूद, तुलसी, ये सब द्विबीज पत्री होते हैं। चना को तोड़ेंगे, अरहर को तोड़ेंगे, मटर को तोड़ेंगे, इसमें 2 पत्र बाहर आते हैं। बादाम हो गया, काजू हो गया, इसको भी तोड़ेंगे तो 2 पत्र इसमें आते हैं। अब विटकर ने भी जीवों को बांटा है। कैसे बांटा? देखिए, जीव 2 ही टाइप के होते हैं, पादप एवं जंतु। हमने पढ़ा पादप के बारे में, विटकर ने भी बांटा है। 5 जगत वर्गीकरण उसको कहा गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और जंतु। मोनेरा में कौन आते हैं? जीवाणु एवं शैवाल आते हैं। प्रोटिस्टा में कौन से आते हैं? प्रोटोजोआ जैसे अमीबा, पैरामीशियम, हुगलिना। फंजाई में कौन से आते हैं? कवक वाले ग्रुप आते हैं। पादप में पौधे आते हैं सब। जंतु में समस्त एनिमलिया जीव आते हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर है, इसको आप जानिए तभी सवाल होंगे हल। ठीक है, तो हम लोग करते हैं अब आगे सवालों को हल। 30 चलेंगे, ठीक है। 30 सवाल उस बार हुए थे और इसमें भी 30 होंगे। वनों को अध्ययन को कहते हैं फॉरेस्टोलॉजी, हर्बोलॉजी, सिल्वी कल्चर, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी होगा सही, सिल्वी कल्चर। ठीक है। अगला, कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी, साइटोलॉजी, माइक्रोलॉजी, एंथोलॉजी। इसका ऑप्शन ए होगा सही, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन है। मिश्रित जीव का उदाहरण है शैवाल, कवक, जीवाणु, लाइकेन। इसका उदाहरण है लाइकेन। इसका ऑप्शन डी होगा सही। लाइकेन क्या है? कवक एवं शैवाल का मिश्रित सहजीविता का उदाहरण है, इसी को मिश्रित जीव भी कहा गया है। जीवाणुओं को पादप क्यों माना जाता है? क्लोरोफिल के कारण, कोशिका भित्ति के कारण, केंद्रक के कारण, आकार के कारण। इसका ऑप्शन बी सही होगा, कोशिका भित्ति के कारण। ठीक है, जीवाणु के अंदर बाहरी हिस्सों में भी कोशिका भित्ति होते हैं, कवक में भी होते हैं, शैवाल तो है ही है। और शैवाल जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं जिन पौधों, और इसीलिए इनमें क्लोरोफिल होता है, जबकि जीवाणुओं में ऐसा नहीं है।
जिन पौधों में संवहनीय उत्तक तथा वास्तविक जड़ें नहीं मिलती उन्हें क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फाइटा, साइक्लोप्सिडा। इसका ऑप्शन होगा ये सही होगा ब्रायोफाइटा। सामान्य उत्तक एवं वास्तविक जड़ें नहीं होती, इसका सबसे मेन उदाहरण यही है, ये इसका सबसे बड़ा गुण है ब्रायोफाइटा। पादप जगत का उभयचर वनस्पति किसको कहते हैं? थैलोफाइटा, रोडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा। इसका ऑप्शन होगा सी ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा गया है क्योंकि ये ज़मीन पर तो उगते हैं लेकिन इनको पानी चाहिए, नमी। ये फैलते हैं बहुत तेज़ी से, इसलिए क्या है, जंतुओं में भी होते हैं जो जल और स्थल पे हों, उनको क्या कहेंगे हम लोग? उनको हम लोग कहेंगे उभयचर। इसी तरह ये भी होते हैं जल और स्थल वाले, लेकिन जल में न होकर जल वाले नमी वाले स्थानों पे ये होते हैं, इसलिए इनको पादप को उभयचर कहा गया है। ठीक है। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक किसको कहा गया है? वी रमन, एस आर कश्यप, सलीम अली, आर माधवन। इसका ऑप्शन बी सही होगा, एस आर कश्यप। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एजोला नामक फर्न के अंदर कौन सा शैवाल वास करता है? एनाबीना एजोली, यूग्लिनोफाइटा, यूमैकोफाइटा, साइनोफाइटा। इसका ऑप्शन ए सही होगा, एनाबीना एजोली। ये जो होता है, यही एजोला जो होता है, इसी के कारण क्या होता है, ये उर्वरक की तरह भी इस्तेमाल होता है, हरी खाद की तरह। टेरिडोफाइटा में संवहन उत्तक, वास्तविक जड़ तथा पत्तियां होती हैं, किंतु इसमें किसका अभाव होता है? बीज का, पुष्प का, लवक का, ए और बी दोनों। इसका ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों। इनमें बीज और पुष्प का अभाव होता है। टेरिडोफाइटा में हाँ कुछ पौधे होते हैं जिनमें पुष्प होता है पर वो विकसित नहीं होते हैं, इसलिए इसमें पुष्पहीन है ये। जबकि इधर वाले पुष्प फल होगा, बीज भी होगा। अब बीज भी दो ही टाइप के होते हैं जो आपने अभी सुना है। जीवाश्म ईंधन पीट कोयला के लिए कौन सा ब्रायोफाइटा पौधा जिम्मेदार है? रिक्सिया, स्फैगनम, फ्यूनेरिया, हार्केशिया। इसका ऑप्शन बी सही होगा, स्फैगनम। इसको पीट कोयला भी कहा गया है, इसका इस्तेमाल ईंधन की तरह भी होता है। प्राचीन काल में यही दबकर पीट कोयला का निर्माण भी करते हैं। चिलगोजा जिम्नोस्पर्म का मेवा किसका बीज होता है? चीड़ का, देवदार का, साइकस का या फर का? ऑप्शन होगा चीड़ का। चीड़ जो होता है वो जिम्नोस्पर्म होता है चीड़ का, इसी से प्राप्त होता है चिलगोजा, जो मेवे की तरह इस्तेमाल भी होता है। हमेशा आपको याद होना चाहिए कि वो पौधा कहाँ पे होगा। ताड़ आया तो ताड़ कहाँ पे हो, नारियल है तो कहाँ पे होगा, ताड़ आया तो यहाँ पे, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। नारियल क्या है? एक बीज पत्री है। अगला, जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? साइकस को, जिंको, बाइलोबा को, फर्न को। डी, ए और बी दोनों। इसका ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों। साइकस और जिंको, बाइलोबा को ये इसको कहते हैं जीवित जीवाश्म। वजह जान लीजिए कारण क्या है, ये डायनासोर काल से भी पहले के पौधे हैं जो आज भी हैं, इसलिए इनको जीवित जीवाश्म भी कहा गया है। साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है? बबूल से, ताड़ से, साइकस से, घिकवार से। इसका ऑप्शन होगा सी साइकस से। साइकस से ही साबूदाना होता है प्राप्त। इससे प्राप्त होता है स्टार्च, उसी से बनता है साबूदाना, इसीलिए साइकस को सागोपाम भी कहा गया है। अधिकतर मरुद्भिद पौधे किस वर्ग में आते हैं? ब्रायोफाइटा, अनावृत्तिबीजी, आवृत्तिबीजी, फिलिसीनी। इसका ऑप्शन बी सही होगा, अनावृत्तिबीजी। अनावृत्तिबीजी यानी जिम्नोस्पर्म में अधिकतर क्या होते हैं? मरुद्भिद पौधे आते हैं, यानी वे पौधे जो मरुस्थलीय स्थानों पे मिलते हैं जहाँ पानी की ज़रूरत बहुत कम पड़ती हो, जिनको ज़ीरोफाइट्स भी कहा गया है। बीज के अंकुर के लिए किस घटक की आवश्यकता नहीं है? अनुकूल तापमान, पानी, प्रकाश या वायु। इसका ऑप्शन सी सही होगा, प्रकाश। बीज के अंकुरण को अंधेरे में भी करेंगे करके नम तो वो अंकुरित हो जाएगा, तो इसके लिए प्रकाश नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं? पहाड़ी पादप, स्थलीय पादप, समुद्री पादप या जलीय पादप। इसका 46 का होगा, डी सही होगा, जलीय पादप को कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स यानी जल में उगने वाले, तो जल तो समुद्र भी है लेकिन नहीं,
समुद्र में नहीं। स्वच्छ जल में उगने वाले को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, जबकि लवण वाले जल में उगने वाले पौधों को कहते हैं होलोफाइट्स कहते हैं। होलोफाइट्स कहा जाता है। जैसे हैंग्रोवन हो गया, ताड़ हो गया, नारियल हो गए, ये सब क्या होते हैं, ये समुद्रीय जल में भी उगते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? नीम, तुलसी, बरगद या आम? इसका ऑप्शन ई तुलसी। तुलसी का वैज्ञानिक नाम जो है वो है ऑसिमम सैटमम या ऑसिमम टेनुफ्लोरुरम, ठीक है, वो भी नाम है इसका, उसे भी जानिए। तुलसी का नाम है, इसको भारतीय डॉक्टर भी कहा गया है। अफीम पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? जड़ से, फूल से, पत्तियों से, अधपके फल से? अधपके फल से होता है। फल पर लगा देते हैं चीरा, उससे एक मकरंद की तरह रस बाहर आता है, बूंद की तरह, जो सूख जाता है। सूखने के बाद उस फसल से पदार्थ को निकाल लेते हैं और उसी को प्रोसेस करके बनाते हैं अफीम। उसमें अफीम की मात्रा होती है ज़्यादा, तो वहाँ से अफीम को निकालते हैं और उस अफीम को और प्रोसेस करते हैं तो बनता है हेरोइन बनता है। मार्फिन पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? जड़ से, फूल से, पत्तियों से, पके फल से? पके हुए फलों से प्राप्त होता है, यानी जो फल पक गए हैं उनसे होता है प्राप्त। और ये भी अफीम यानी पोस्ता के पौधे से ही होता है प्राप्त। पोस्ता के पौधे से अफीम एवं मार्फिन दोनों होते हैं प्राप्त। अफीम अध पका होता है फल, जबकि मार्फिन जो होता है पकने के बाद होता है प्राप्त। मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है इसकी, इसमें मार्फिन के पकने के बाद। ट्रेकियोफाइट्स संघ में आने वाला पौधे हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा आवृत्तिबीजी, टेरियोफाइटा, ब्रायोफाइटा आवृत्तिबीजी, टेरियोफाइटा अनावृत्तिबीजी आवृत्तिबीजी, थैलोफाइटा अनावृत्तिबीजी आवृत्तिबीजी। ट्रेकियोफाइटा देखिए कहाँ पे, ट्रेकियोफाइटा में कौन से आएंगे? एरिडोफाइटा और अनावृत्तिबीजी और आवृत्तिबीजी। इसमें ऑप्शन होगा आपका सी सही होगा। ये परीक्षा में आया वो सवाल है। भारत में पौधों की कितनी जातियों की पहचान की गई है? 45,000, 40,000, 90,000, 50,000? 45,000। इसका ऑप्शन ए सही होगा। संसार का 90% प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है शैवाल से, कवक से, जीवाणु से, पेड़ से? इसका ऑप्शन जो होगा ए सही होगा, शैवाल से। शैवालों द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हर जगह होते हैं, काई की तरह होते हैं। हम लोग के घरों में आप बरसात में देखेंगे तो हरे हरे पड़े होते हैं, जिस पे हम लोग के पैर फिसल जाते हैं। वो जो पैर फिसलते हैं वो होते हैं शैवाल। तालाबों में हरे हरे होते हैं, ये शैवाल हैं। बहुत टाइप के होते हैं, कुल 7 टाइप के हैं, वर्ग हैं, और इसमें भी और हैं, नीले हरे शैवाल, ठीक है, इसे भी जानिए। स्थल पर सबसे पहले उगने वाला पौधा है ट्रेकियोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोप्सिडा? इसका ऑप्शन सी सही होगा, ब्रायोफाइटा। स्थल पे उगने वाले पौधे तो ये भी हैं, पर ये स्थल पे ये पूर्ण विकसित पौधे नहीं हैं। हो सकता है कि प्योर जल में भी हो, स्थल में भी हो। जल इसको ना मिले तो ख़त्म हो जाएगा। जीवाणु हवा में भी है, कवक भी हवा में भी हो सकता है, ज़मीन पे होगा, पानी में होगा, लेकिन ये स्थल पे ही होंगे। और कहाँ पे? नम वाले स्थान पे। इसलिए इनको स्थान पर सबसे पहले उगने वाले पौधे कहते हैं। इसका ऑप्शन सी सही होगा। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद पौधा है टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म? कौन होगा इसका? जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत्तिबीजी। इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्रिसमस वृक्ष एक एरोकेरिया है टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म है, ये अनावृत्तिबीजी है, ठीक है। सूखे स्थानों पे ये भी होते हैं। टेक्सोनॉमी का पिता किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को, अरस्तु को, लिनियस को, हेक्सेल को? लिनियस को कहते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी स्पीसीज प्लांटम। पौधों का नामकरण विज्ञान कहलाता है टेक्सोनॉमी, नॉमेनकल्चर, प्लांटोनॉमी, एंथोलॉजी? इसका ऑप्शन बी सही होगा, नॉमेनक्लेचर। देखिए, पौधे का वैज्ञानिक नामकरण का प्रयास लिनियस ने किया था। पौधे को नामकरण करने के लिए लैटिन भाषा का इस्तेमाल होता है। वैज्ञानिक
नाम को हमेशा मुद्रित करते हैं तिरछे अक्षरों में, चाहे हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी भाषा में तिरछे अक्षरों में होता है, जिसको इटैलिक कहा गया है। दूसरा चीज़ इसमें जान लीजिए कि नामकरण कहलाता है, नॉमेनक्लेचर कहलाता है। और पौधों का वैज्ञानिक नाम निम्न में से किस नियम के अनुसार होता है? ICBN, ICZN, ICNBFRI। ICBN कहलाता है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर एल्गी फंजाई एंड प्लांट द्वारा होता है। ये कौन? नामकरण। ठीक है, नॉमेनक्लेचर यही है, इसी के नियम द्वारा होता है। यह नियम आज भी क्या है? लीनियस के नियम पर ही आधारित है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ, लीलोड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग, इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता। इसका ऑप्शन डी सही होगा, इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता। राष्ट्रीय वनस्पति संस्थान स्थित है कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ। इसका ऑप्शन डी सही होगा, लखनऊ। तो ये 30 सवाल थे पौधों के नामकरण से। अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझते हैं तो आपको कहीं जाना नहीं है, कोई चीज़ नहीं पढ़ना है, आप इसको करके, इन सवालों को भी करके आप समझ लेंगे। दूसरी चीज़, इसका स्क्रीनशॉट आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको करिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो इसे करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।